हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप? और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मॉक ड्रिल का पेपर हुआ था वो अच्छा हुआ होगा। तो आज हम आए हैं मॉक ड्रिल का जो सेकंड हमारा पेपर था उसके सॉल्यूशंस के साथ, उसको डिस्कस करेंगे पेपर को अच्छे से। आप चेक कर सकते हैं अपने कंसेप्ट्स को सॉल्यूशंस के थ्रू कि क्या आपने सही थॉट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सॉल्यूशंस ऑफ मॉक ड्रिल विच वाज कंडक्टेड ऑन 7th मई पेपर 2, राइट? ओके बेटा, जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, ये रिलेटिवली इजियर साइड पे हम मान सकते हैं। 3D का स्टैंडर्ड सा ये क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन के अंदर? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन, एक प्लेन की इक्वेशन दे रखी है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? एक स्ट्रेट लाइन के साथ। एंड दैट स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। वो जो लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है और गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो आप सोचिए, हमें एक प्लेन ऑलरेडी इक्वेशन दे रखी है, दैट इज 2x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 4, और हमें जो लाइन बनानी है दैट लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। वो जो लाइन है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है एंड द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन 0,0,0। तो क्या बेटा हम इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं? किसी भी लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए हमें एक पॉइंट और उसके पैरेलल एक वेक्टर के ds चाहिए। तो क्योंकि लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है तो जो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो ही नॉर्मल वेक्टर हमारा लाइन के पैरेलल वेक्टर के drs ही बन जाएंगे। तो इसके अगर आप drs देखें नॉर्मल वेक्टर के 2, -1, -1, so what we can do is we can write the equation of line in symmetrical form as x minus 0 upon 2 is equals to y minus 0 upon -1 is equals to z minus 0 upon -1 is equals to lambda. So any point let's say p on the line can be assumed in terms of lambda as 2 lambda comma minus lambda comma minus lambda, and we have to find the point of intersection of this line with the given plane. Okay, ये plane जो लिखा हुआ है बेटा क्या है इस plane की इक्वेशन? अगर आप r को x, y, z मान लीजिए तो ये बन जाएगा 3x माइनस 5y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इज हमें लाइन को प्लेन के साथ सॉल्व करना है। तो कोई भी लाइन के ऊपर वेरिएबल पॉइंट लैम्डा की टर्म्स हमने मान ही लिया। जिस समय ये लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी उस समय ये जो पॉइंट है वो प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पुट p इन गिवन प्लेन, इस p के कोऑर्डिनेट्स को हम गिवन प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? 3 टाइम्स इट बिकम्स 6 लैम्डा माइनस तो प्लस 5 लैम्डा एंड माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो दिस बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 और द वैल्यू ऑफ लैम्डा कम्स आउट टू बी 2/3। एक बार हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई और हमसे बोला गया कि वो जो पॉइंट था वो x0, y0, z0 था। इसका मतलब p पॉइंट लैम्डा की वैल्यू रखने पे हमें आ जाएगा, इट विल बी 4/3, माइनस 2/3, माइनस 2/3। दिस इज द पॉइंट p, that is x0 minus z0, and finally you have to get the value of 2 times of x0 minus 3 times of y0 plus z0। तो 2 times of x0 becomes 8/3, 8/3 माइनस तो प्लस 2 बन जाएगा बेटा ये, एंड प्लस z0 दैट इज माइनस 2/3। 8/3 माइनस 2/3 is 6/3, 6/3 is 2 and 2 plus 2 is 4। So the correct answer of this question is option number D, right? तो नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने इसको टैकल कर लिया होगा। ओके ओके बेटा, अब हम आते हैं हमारे अगले सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। चलिए पढ़ते हैं साथ में। क्वेश्चन क्या है? इफ द फंक्शन f इज गिवन बाय fx, एक क्यूबिक हमें पॉलिनॉमियल दे रखा है फॉर सम a बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, a की कुछ रियल नंबर के लिए ये फंक्शन इंक्रीजिंग है 0 से 1 में और डिक्रीजिंग है 1 से 5 में। तो आप सोचिए, अगर कोई भी एक क्यूबिक फंक्शन है और वो क्यूबिक फंक्शन 0 से 1 की वैल्यूज के लिए तो इंक्रीजिंग है, 0 से लेकर 1 तक के लिए तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और 1 से लेकर 5 तक वो फंक्शन डिक्रीजिंग है। अब हम जानते हैं क्योंकि ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, क्यूबिक है,
तो बेटा इसका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना नेसेसरी है। अब अगर ये 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है और 1 से 5 में डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब श्योर हो गया कि 1 पर इस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्लियर है क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा श्योर शॉट इस पे होने ही वाला है। ठीक है, इट वॉज इंक्रीजिंग इन 0 to 1 एंड डिक्रीजिंग इन 1 to 5 बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, बिकॉज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन, इट्स अ क्यूबिक, वी कैन से दैट 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैट मीन्स इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 श्योर शॉट 0 होगा। अच्छा, fx है हमारे पास, सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ x। इट विल बी 3 times of x square minus 6 times of a minus 2 into x plus 3a, and let us put x equals to 1 here, so 3 minus 6a plus 12 plus 3a should be is equals to 0. So 15 is equals to 3a and from here we'll get the value of a as 5. जैसे ही हमारे पास a की वैल्यू आई तो क्या हम यहाँ से हमारा ये जो fx फंक्शन है वो लिख सकते हैं बेटा? a की वैल्यू आ गई तो फंक्शन बन गया। फंक्शन आपके पास आ गया x क्यूब माइनस a को 5 रखने पे 3 3 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर, 5 3 15 प्लस 15 टाइम्स ऑफ x प्लस 7, राइट। नाउ जैसे ही हमारे पास fx फंक्शन आया तो द क्वेश्चन में बोल रहा है देन अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन fx माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। हमें fx माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है, और ये भी दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 है, बेसिकली इज इक्वल टू 0, एंड गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 1 यू हैव टू फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन कि क्या रूट हो सकता है। अच्छा, fx हम आइडेंटिफाई कर ही चुके हैं तो ये fx फंक्शन हम उसमें रख देते हैं बेटा। तो fx आ रहा है x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 7 माइनस 14 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अगर अपन इसके क्यूबिक के हिट एंड ट्रायल से फैक्टर ढूंढने की कोशिश करें तो आप चेक कर लीजिए x को अगर आप 1 इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। 15 प्लस 1 16 माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16, तो x 1 सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स x माइनस 1 कन्फर्म इसका एक फैक्टर होगा। अब अपन x माइनस 1 फैक्टर डिवाइड कर देते तो देख लेते हैं क्या बनेंगे इसका रिमेनिंग क्वाड्रेटिक x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 8 टाइम्स ऑफ x एंड माइनस 7 वी रिक्वायर इज प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फर्दर हम इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना सकते हैं विच आर x माइनस 1 इंटू x माइनस 7, तो इट विल बिकम x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड द रूट वी आर गेटिंग, अच्छा कैंसिल क्यों हो जाएगा? क्योंकि गिवन था x 1 नहीं है, दैट मीन्स x इक्वल टू 7 जो होगा इसका रूट बन जाएगा। x इक्वल टू 7 ए ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो आई थिंक इसका ए ऑप्शन सही आंसर होने वाला है। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फील नहीं आता है कि ये कैसे टैकल करना है। ये जो है एक्चुअली जिस वे में लिखा गया है हमें लगता है बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, बट अगर हम इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूटिलाइजेशन करें कंसेप्ट्स का तो आप इसे काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे, राइट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ट्राइंगल MAP ऑन द साइड्स MA एंड AP, ट्राइंगल की जो दो साइड्स हैं MA और AP उन पर स्क्वायर्स ड्रॉ करे गए हैं। अच्छा, P एंड D आर ऑन द सेम साइड्स ऑफ M। यहाँ तक लाइन में पढ़ते पढ़ते कई बार लगता है यार ये कौन है, D पॉइंट क्या है, ऑन द सेम साइड्स ऑफ AM एंड M and E ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ AP, EB क्या है। तो एक्चुअली क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तब समझ में आएगा। D और E जो हैं वो स्क्वायर्स के जो हमने बनाए हैं साइड्स पे स्क्वायर उनके सेंटर्स हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इसमें ना साथ साथ में देखिए डायग्राम बनाते हुए चलते हैं, तब आपको ज़्यादा बेटर इसमें फील आने वाला है, ठीक है। तो हमें एक ट्राइंगल बनाना है MAP। चलिए लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। कोशिश करते हैं, ये लीजिए कुछ इस तरह से हमने एक ये ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया।
लेट्स से दिस इज M, दिस इज A वर्टेक्स एंड दिस इज P। अब देखिए बहुत सारी अलग ना कंडीशंस भी हैं। इसमें ये बोल रहा है कि जब हम स्क्वायर बनाए, अब देखिए स्क्वायर क्या है, बहुत सारे बन सकते हैं स्क्वायर, जैसे AM और MP को साइड मानते हुए स्क्वायर की एक साइड मानते हुए स्क्वायर बनाना है। अब देखिए यहां पर भी ऐसे स्क्वायर बन सकता है, एक स्क्वायर यहाँ ऊपर की साइड भी बन सकता है, ऐसी MP पे एक स्क्वायर या नीचे की साइड भी बन सकता है। MP को मानना था, AP को मानना था, AP को मानते हुए तो यहां पर भी एक स्क्वायर बन सकता है, एक ऊपर भी बन सकता है। तो हमें उनमें से कौन सी पॉसिबिलिटी होगी उसके ओरिएंटेशन के लिए कुछ डेटा दिया हुआ है। ये बोला है अगर हम स्क्वायर बनाते हैं तो D और E वो जो दो स्क्वायर हैं उनके सेंटर्स हैं, एंड D एंड E P एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ AM। ठीक है, तो लेट्स से जब हमने स्क्वायर बनाया, ठीक है, देखिए अब मैं स्क्वायर बनाता हूं, आप लोग समझिएगा अब इसको। यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर बनाया, कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए ये एक स्क्वायर बना हमारा, ओके, और एक AP पे बनाना था, एक AP पे भी स्क्वायर बना देते हैं बेटा, AP पे स्क्वायर ऐसे बनाते, देखिए ठीक है, ये इस तरह से मान लीजिए आप, ये हमने दो स्क्वायर्स बना दिए, ओके। अब क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर, अब देखते रहते हैं जहां पर P एंड D, अच्छा P और D क्या है, D एंड E आर द सेंटर्स ऑफ द स्क्वायर। D और E जो है वो स्क्वायर के सेंटर्स हैं। अच्छा, स्क्वायर के सेंटर्स के लिए अब हम क्या करते हैं भाई, एक काम करते हैं भाई, स्क्वायर के सेंटर्स के लिए भी हम इनकी डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं। हम जानते हैं भाई स्क्वायर की डायगोनल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट ही उनका सेंटर्स होगा। तो लेट से ये एक मैंने ऐसे लाइन ज्वाइन करी और ऐसे ही ये जो स्क्वायर बनाया इसकी ये ऑपोजिट वर्टेक्स को हमने ज्वाइन कर दिया, ओके। तो D एंड E, ये वाला जो वर्टेक्स हो गया ये तो कौन हो गया, D हो गया, और ये वाला वर्टेक्स क्या हो गया, E वर्टेक्स हो गया, ठीक। अब पढ़ते रहते हैं, देखिए चलिए अब साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं। P एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ AM, P एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ AM, बिल्कुल सही है भाई, P एंड D AM के सेम साइड पे लाई किए, सही डायग्राम बना है। M एंड E लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ AP, M एंड E लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ AP, करेक्ट, AP के ऑपोजिट साइड पे लाई करते हैं। तो इसका मतलब हमने ये जो स्क्वायर बनाए ये सही ओरिएंटेशन वाले बन गए हैं, ठीक है। D एंड E आर द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑन MA एंड AP रिस्पेक्टिवली, ठीक है, MA और AP पे, MA और AP पे D और E भी सही मार्क किए हमने, बिल्कुल सही हो गया। तो हमें एंगल किसके बीच में बताना है, MP और DE, हमें MP और DE ये जो लाइन है इनके बीच का एंगल बनाना है, बताना है कि कितना होगा। अब देखो, अब जो डेटा दिया है उसके हिसाब से तो हमें कुछ भी कोऑर्डिनेट से अगर जाओगे तो कुछ भी नहीं पता यार कि कौन सा क्या वर्टेक्स है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ओरिजिन मान लोगे, P को x एक्सिस मान लोगे, पर M का क्या, M को तो जनरल कुछ मानना पड़ेगा, कोई स्पेशल ट्रायंगल तो है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसकी हेल्प से सॉल्व करना चाहिए। ये मान लेते हैं वर्टेक्स है ZA, ये Z ऑफ M हो गया बेटा, ये Z ऑफ D हो गया, ये Z ऑफ P हो गया, ठीक है। इसमें देखिए हम खूबसूरती से रोटेशन जो है, रोटेशन थ्योरम जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रोटेट करते हैं, वेक्टर को कॉम्प्लेक्स की हेल्प से रोटेट करते हैं, उसका यूज करने वाले। हमें किसके बीच में एंगल चाहिए था, फिर से पढ़िए, MP और DE, MP और DE। तो जो MP है उसको अगर हम एक वेक्टर मान ले, MP को Z ऑफ M माइनस Z ऑफ P अपॉन, और DE है ना, MP और DE, राइट। तो DE का मतलब हो गया Z ऑफ D माइनस Z ऑफ E, ये वेक्टर बन गया भाई, ये ऐसे वेक्टर बन गया और ये ऐसी ज्वाइन करके एक वेक्टर बन गया। तो हमें इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा ये हमें फाइंड करना है बेसिकली। ये क्वेश्चन में हमने जो पूछा है उसको कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए, हमें ये पता है बेटा, हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होते हैं इनकी डायगोनल्स के बीच का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं एक ये वाला वेक्टर बना दूं EP और एक ये वाला वेक्टर बना दूं EA, तो EP का मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करूंगा, ठीक है। तो EP क्या होगा बेटा, Z ऑफ P माइनस Z ऑफ E।
जिसको रोटेट करना है उसको मैं e की पावर आयोटा पाई बाय 2 से, ये रोटेशन फैक्टर होता है, रोटेट करूंगा तो विच वेक्टर आई विल गेट जेड ए माइनस जेड ऑफ ई। क्लियर है क्या? एंड e की पावर आयोटा पाई बाय 2 कितना होता है बेटा? आयोटा कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, दैट मीन्स जेड पी माइनस जेड ई इंटू आयोटा इज इक्वल्स टू जेड ऑफ ए माइनस जेड ऑफ ई। अब देखिए यहाँ पे दोनों में z ऑफ e आ रहा है, तो मैं यहाँ से z ऑफ e को एक साथ क्लब करने की कोशिश कर लेता हूँ। तो ये आएगा z ऑफ p आयोटा माइनस z ऑफ a इज इक्वल्स टू z ऑफ e कॉमन लूंगा तो आयोटा माइनस 1। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ z ऑफ e इज कमिंग आउट टू बी zp आयोटा माइनस z ऑफ a अपॉन आयोटा माइनस 1। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है ना? आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, यहाँ खिसका देते हैं, ये मेरे पास पहली एक रिलेशन बनकर आ गया। अच्छा, इसी तरह से दूसरा वाला जो स्क्वायर है उसके भी डायगोनल्स में ये रोटेशन कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं डी एम, ये एक वेक्टर मान लेता हूँ और डी ए को एक वेक्टर मान लेता हूँ, और इसको भी मैं 90 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूँ। तो किसको मैं रोटेट कर रहा हूँ भाई? जेड एम माइनस जेड डी वेक्टर को आयोटा पाई बाय 2 मतलब 90 से घुमाना है, और नया जो वेक्टर बनेगा विल बी जेड ऑफ ए माइनस जेड ऑफ डी। क्लियर है क्या? अच्छा, ये भी पाई बाय एक बार आयोटा पाई बाय 2 आयोटा ही होगा, तो जेड ऑफ एम माइनस जेड ऑफ डी आयोटा इज इक्वल टू जेड ऑफ ए माइनस जेड ऑफ डी। यहाँ से भी अगर हम जेड एम आयोटा माइनस जेड ऑफ ए और जेड ऑफ डी कॉमन ले लेते हैं तो आयोटा माइनस 1। तो एट द वैल्यू ऑफ जेड डी दैट आई विल गेट जेड एम आयोटा माइनस जेड ऑफ ए अपॉन आयोटा माइनस 1। क्लियर है क्या? ये हमने सेकेंड रिलेशन बना लिया। अब हम जेड ई और जेड डी यहाँ पर देख रहे हैं, हमें जिसका आर्ग्यूमेंट निकालना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में जेड ई और जेड डी की वैल्यू रख देते हैं। सो देयरफॉर जेड एम माइनस जेड ऑफ पी अपॉन जेड डी माइनस जेड ऑफ ई क्या बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? न्यूमरेटर एज इट इज जेड एम माइनस जेड ऑफ पी डिवाइडेड बाय जेड ऑफ डी कितना है भाई? जेड एम आयोटा माइनस जेड ए माइनस ऑफ जेड पी आयोटा माइनस जेड ऑफ ए होल डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1, जिसको मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए जेड ऑफ ए से जेड ऑफ ए तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा बेटा। नाउ दिस विल बिकम जेड एम माइनस जेड ऑफ पी इंटू आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी मैं आयोटा कॉमन ले सकता हूँ, तो आई विल गेट जेड एम माइनस जेड पी और आयोटा कॉमन ले लिया। नाउ दिस जेड एम माइनस जेड पी ऑल्सो गेट कैंसिल्ड एंड इवेंचुअली दिस बिकम्स आयोटा अपॉन आयोटा इज 1 माइनस 1 अपॉन आयोटा विच इज 1 प्लस आयोटा। तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 1 प्लस आयोटा एंड वी हैव टू फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस। हमें आर्ग्यूमेंट एंगल ही तो चाहिए था उनके बीच में। तो देयरफॉर व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? अब तो बहुत आसान हो गया है, 1 प्लस आयोटा का आर्ग्यूमेंट कितना होगा बेटा? इट विल बी पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट इज पाई बाय 4। सो द करेक्ट आंसर जो हमसे पूछा गया है पाई बाय 4 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हम वेक्टर रोटेशन सीखते हैं बेटा उसकी हेल्प से टैकल कर पाएंगे। अदरवाइज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से तो ये काफ़ी शायद टफ हो जाए। कुछ स्पेशल केस मान के करें तो बात शायद अलग है, बाकी ये इसका बहुत ही प्रॉपर और एफिशिएंट सोल्यूशन माना जा रहा है। ठीक है, ओके बच्चा लोग, अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि एक है बायनोमियल से रिलेटेड। इसमें हमसे पूछा जा रहा है और थोड़ा सा लास्ट डिजिट जैसे पूछ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि इस तरह के काफ़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं ये क्वेश्चंस। तो पहले तो वो बोल रहा है कि इस एक्सपेंशन में x से इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज n, और फिर हमें n+2 की पावर n की लास्ट डिजिट कितनी है वो निकालनी है। तो थोड़ा सा हमें कैलकुलेशंस इसमें जो है देखनी पड़ेंगी। तो पहले हम कोशिश करते हैं इसको हम सिंप्लीफाई करके टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x कैसे आए वो देख लेते हैं। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है बेटा 1 प्लस x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 10 लिखा हुआ है। अगर आप इसमें एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास आएगा इसमें एक्स क्यूब, यहाँ पर आएगा बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 10, राइट।
अच्छा, ये एक्स क्यूब को अगर पावर 10 में से बाहर निकाल लूँ तो डिनोमिनेटर में टोटल एक्स की पावर 30 हो जाएगा। इनमें से मैं अगर एक्स क्यूब कॉमन लेता हूँ बेटा, तो एक्स क्यूब कॉमन लेने पे मुझे मिलेगा एक्स प्लस वन इन प्लस एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर 10। तो आप देख सकते हैं इसके फैक्टर्स भी हो गए। सो बेसिकली दिस हैज़ बिकम 1 प्लस एक्स क्यूब होल रेज टू द पावर 10 इंटू 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू द पावर 30। अब हमें इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब हमें न्यूमरेटर के अंदर हमें निकालना होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर 30। तभी तो एक्स की पावर 30 नीचे डिनोमिनेटर वाले एक्स की पावर 30 से कैंसिल होके एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म बनेगी। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना होगा बेटा, पहला वाला जो हमने यहाँ पे ये लिखा है, इसके एक्सपेंशन का जनरल टर्म अगर आप लिखेंगे तो इट विल बी 10cr इंटू एक्स रेज टू द पावर 3r। क्या ये बात समझ में आ रही है? और ऐसे ही 1 प्लस एक्स की पावर 10 में अगर अपन एक्सपेंशन लिखेंगे तो 10c लेट्स से s and x raised to the power s will be the expansion and then divided by x raised to the power 30. So basically what combined x की power we are getting 10cr into 10cs and x raised to the power 3r plus s. क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है? अब हम ये चाहेंगे कि ये जो 3r प्लस s है बेटा, ये वाला सम 30 के बराबर हो जाए और यहाँ पर जो s है उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 0 से 10 तक। तो हम ये कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं कि r और s के क्या कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेट अस मेक द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ r एंड s। अगर आप s को 0 रखेंगे तो r की वैल्यू 10 आ जाएगी, पॉसिबल है। s को 1 नहीं रख सकते हैं क्योंकि s 1 रखने पर 3r 29 में r जो है बेटा वो एक पॉजिटिव इंटीजर ही 0 से लेकर बेसिकली 0 से लेकर पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। तो 29/3 तो इंटीजर नहीं आएगा। तो s हम समझ गए, इसका मतलब 3 के ही मल्टीपल्स होंगे, तभी 30 में से 3 के मल्टीपल्स सब्ट्रैक्ट करने पर r जो है एक इंटीजर मिलेगा हमें। तो s को हम इसका मतलब 3 ले सकते हैं, s को 3 लेंगे तो r की वैल्यू 9 आ जाएगी। s को हम 6 ले सकते हैं तो r की वैल्यू 8 आ जाएगी। और ऐसे ही हम s को 9 ले सकते हैं जिसमें r की वैल्यू 7 आ जाएगी। इसके अलावा हम और कोई केस नहीं बना सकते। आप पूछेंगे क्यों बेटा? क्योंकि s की वैल्यू 10 से बड़ी भी नहीं हो सकती, ये श्योर था। तो ऐसे जैसे ही हमारे पास कॉम्बिनेशन आए, जैसे ही हमारे पास बच्चों कॉम्बिनेशन आए, क्या हम यहाँ पर अब ये कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं? हमारे पास क्या कोफिशिएंट आ रहा था बेटा? हमारे पास क्या कोफिशिएंट्स आ रहे थे? 10cr इंटू 10cs वॉज द कोफिशिएंट। और इसे हमें 30 करने के लिए r और s के कॉम्बिनेशंस मिल गए। s की वैल्यू हमें पता है, r की वैल्यू चलो रखते जाएंगे। तो क्या आंसर मिलेगा बेटा इसका? s को जब 0 रखेंगे तो r 10 था, तो 10c10 इंटू 10c0। s को 3 रखा था तो r की वैल्यू 9 आई थी, तो 10c9 इंटू 10c3 प्लस 10c8 इंटू 10c6 प्लस 10c7 इंटू 10c9। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही है भाई? अगर आप सबको ये बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ लिख ही सकते हैं। इसकी वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो भाई ये तो 1 ही आएगी, इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। अच्छा, इसकी वैल्यू 10c9 10 हो गया और 10c3 कितना हो गया बेटा? 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6। तो 3 and 2 and 2 4 1200। 1 प्लस 1200 प्लस ये वाली वैल्यू, आई थिंक ये भी देखिए 1200 ही होने वाला है क्योंकि ये 10c7 और 10c3 बराबर और 10c9 और 10c9 बराबर, तो ये भी 1200। और ये 10c8 कितना हो गया? 10c8 हो गया बेटा 10 इंटू 9 अपॉन 2 एंड 10c6 हो गया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 8 3 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 एंड वी कैन कैंसिल 1 2 का फैक्टर ऑल्सो, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब बस इसको मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 9450 प्लस 2401 2401। So this adds up to 1 and 5 and 8 and 11. तो 11851 इसका सम कितना आता है बेटा? 11851। तो दैट इज द कोफिशिएंट of x की पावर 30 in the numerator. So this becomes the value of n. This is the term which is independent of x. Now question has asked you the last digit of n plus 2 की पावर n.
तो टू फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ n+2 की पावर n, व्हाट वी विल बी डूइंग इज n+2 की पावर n, एक मिनट, राइट, यहीं कर लेते हैं, n+2 की पावर n, n+2 विल बिकम 11853 रेज टू द पावर 11851। अब देखिए, आप जानते हैं लास्ट डिजिट के लिए हम साइक्लिसिटी का यूज कर सकते हैं, तो यू शुड बी नोइंग दैट अगर हम 3 की पावर में कभी भी 4n+1 वाला जैसा फैक्टर रखेंगे तो उसकी लास्ट डिजिट जो होगी, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द लास्ट डिजिट, तो उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 3 आएगी। अगर 3 की पावर में 4n+2 जैसा होगा तो उसकी लास्ट डिजिट 9 आएगी। अगर 3 की पावर में 4n+3 होगा तो उसकी लास्ट डिजिट 7 आएगी, और 3 की पावर में 4n का फैक्टर होगा 4n+4 तो उसकी लास्ट डिजिट 1 आएगी। तो हमें बस ये चेक करना है कि जो 11851 है ये 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, 4 से तो डिविजिबल होगा नहीं, वैसे भी ऑड नंबर है, तो व्हेन यू डिवाइड 11851 बाय 4, तो जस्ट थिंक 4 2 ज़ा 8 and 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24, 1 and 4 2 ज़ा 8 and आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो बेसिकली इट इज 4n+3 की फॉर्मेट। तो जो ये लास्ट डिजिट 3 है उसकी पावर 4n+3 की अगर फॉर्मेट होती है तो दैट मीन्स इसका जो लास्ट डिजिट आएगा वो श्योर शॉट 7 आने वाला है, वो श्योर शॉट 7 आने वाला है। तो अगर अपन 7 की बात करें तो ये लिखा हुआ था बेटा ऑप्शन नंबर सी के अंदर, तो ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, सेट ए आपको दे रखा है और पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज कंस्ट्रक्टेड हुज एलिमेंट्स आर फ्रॉम सेट ए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होनी है दोस्तों तो एक बात तो तय है कि, और 3 ऑर्डर की अगर होनी है तो डायगोनल पे तो 0 0 आने वाले हैं, और नहीं भी होती तो भी 0 0 ही आता स्क्यू सिमेट्रिक के केस में। अब यहाँ भरने के आपके पास कितने चॉइसेस हैं? 3 चॉइसेस हैं। यहाँ भरने के भी 3 चॉइसेस हैं 0 के अलावा, और यहाँ भरने के भी आपके पास 3 चॉइसेस हैं, और जो वहाँ भरोगे वही यहाँ भरोगे। तो अल्टीमेटली आपके पास कितनी चॉइस होगी? 3 × 3 और टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए जो आप डिवाइड करोगे 4 की पावर 9 से डिवाइड करने वाले हो, तो डेफिनेटली ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। उसके बाद अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज कंस्ट्रक्टेड हुज एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए, देन द प्रोबेबिलिटी दैट मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा? यहाँ यहाँ यहाँ, इधर इधर और इधर, जो इधर होगा वही इधर होगा, जो इधर होगा वही इधर होगा, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, जो इधर होगा वही इधर होगा। तो यहाँ भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं, यहाँ भी भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं, यहाँ भी भरने के मेरे पास 4 तरीके हैं, और यहाँ भरने का एक ही तरीका है क्योंकि जो वहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। यहाँ भी भरने का मेरे पास एक ही तरीका है क्योंकि जो वहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। यहाँ भी भरने का मेरे पास एक ही तरीका है, और यहाँ भरने के फिर मेरे पास 4 तरीके हैं। ठीक है, इधर भी 4 तरीके, इधर भी 4 तरीके। तो 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4। ठीक है, तो 4 की पावर कितना हो गया? 6 हो गया, इंटू 1 × 1 × 1 अपॉन 4 की पावर 9 होने वाला है। तो ये मेरे ख्याल से 1/4 की पावर 3 बचने वाला है। तो 1/4 की पावर 3 मीन्स 1/64, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब अगले में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी बतानी है दैट फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू हो सेट ए से सेट ए में। तो ये अपन कैसे कर सकते हैं वो देखिए। तो सेट ए के एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो है -1 0 1 और 2, और सेट ए से सेट ए में ही मुझे जाना है। ठीक है, तो टोटल फंक्शंस तो 4 की पावर 4 बनेंगे। ओके, और ऑन टू फंक्शंस कितने बनेंगे? ऑन टू फंक्शंस बनेंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर सेम होते हैं तो 4 फैक्टोरियल आपके पास एलिमेंट वो ऑन टू फंक्शंस की क्वांटिटी होती है। तो ये हो जाएगा 24/4 × 4 × 4 × 4, 4 से कट गया 6 बार। ठीक है, 2 2 3 जा, और ये आ गया आपके पास 3/32। तो देखते हैं ऑप्शन में यही था क्या? तो यस, इट वॉज 3/32। तो सी ऑप्शन भी आपका परफेक्ट हो गया। उसके बाद फंक्शन f(a)(a) इज डिफाइंड एंड f इज ऑन टू, देन द प्रोबेबिलिटी दैट f ऑफ i इज नॉट इक्वल टू i। मतलब जो इनपुट डालो वो आउटपुट ना आए। तो ऐसा कब होगा? जब आप डी अरेंजमेंट कर दोगे। डी अरेंजमेंट कर दोगे मतलब जैसे -1 की इमेज
फंक्शन में रखने पर -1 ना आए, बाकी सब आए। तो मतलब ये बिल्कुल ऐसा केस है कि जिसको जहाँ बैठना था वो वहाँ ना बैठे, उसके अलावा कहीं पर भी बैठ जाए। तो 4 एलिमेंट्स, तो 4 एलिमेंट्स का हम डी अरेंजमेंट कर देंगे। तो 1/2 फैक्टोरियल -1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये आपके फेवरेबल केस हो जाएंगे। इसको आप 4 की पावर 9 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर डी भी सेट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। एफ एम आपको दे रखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस कॉसेक एक्स कॉस इनवर्स एम स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन एम स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1। आर नेचुरल नंबर दे रखा है और ये ऑप्शंस आपको चेक करने हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एफ एम निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ एम जो है ना दोस्तों, इसको निकालते हैं। लिमिट सॉल्व करनी पड़ेगी इसके लिए अपन को। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 प्लस कॉसेक एक्स को कॉसेक एक्स ही रहने दीजिए, और यहाँ है कॉस इनवर्स। इधर मैं इसको ऐसे लिख दूंगा तो बुरा मान जाएंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स में चेंज कर देते हैं दोस्तों, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स। करेक्ट है। अब इसको सॉल्व करना है हमें। सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको अपने लेवल पर लेकर के आते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं y। अगर हम इसको y मान लें तो देखिए क्या होने वाला है। अगर हम इसको y मान लें तो मैं एम स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को y मान रहा हूँ। इसको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर साइन स्क्वायर y प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके पास एम स्क्वायर 1 माइनस वाई बराबर एस स्क्वायर 1 प्लस वाई आ चुका है। ठीक है ना, तो इसको तो मैं वाई रख दूंगा। अब मैं साइन स्क्वायर की वैल्यू या कॉसेक एक्स को एम के टर्म में लाने की कोशिश करता हूँ। तो फॉर दैट मैं क्या करूँगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो जब मैं रूट हटा दूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास एम अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉसेक एक्स की वैल्यू मुझे मिल गई दोस्तों। कॉसेक एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, देखिए एफ एम बराबर, अच्छा जब मैंने इसको वाई रखा तो लिमिट अपने आप 1 पर चली जाएगी। जब आप इसको वाई रखोगे तो जब आप इसको एक्स को 0 पर नचाओगे तो 0 और 0 बनेगा, यहाँ एम स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बनेगा जो इसको 1 बना देगा। तो अब वाई 1 की तरफ जा रहा है, लिमिट चेंज हो चुकी है, वेरिएबल चेंज हो चुका है। कॉसेक एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो ये साइन एक्स की वैल्यू आई है आपके पास यहाँ से। हियर इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स विच इज एम अंडर रूट 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। तो जब इसको उल्टा कर दोगे तो कॉसेक बन जाएगा। तो कॉसेक क्या आने वाला है, 1 अपॉन एम अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, यही आएगा। और बगल में जो है दोस्तों ये आ जाएगा कॉस इनवर्स वाई। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो एफ एम जो है इसमें लिमिट जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 अपॉन एम स्टेज आउटसाइड, यहाँ बचेगा लिमिट y अप्रोचेस 1। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए कॉस इनवर्स y को मैं चेंज कर दूंगा साइन इनवर्स y में। ट्राइंगल बना करके अपन चेंज कर देते हैं। कॉस इनवर्स y को अगर मैं अल्फा मान लूँ तो ये y है, ये 1 है, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अगर मैंने इसको अल्फा माना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और बगल में मेरे पास ये था। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर आपको इसको सेटल करना है तो इसको तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर की ज़रूरत है, ये सप्लाई करके छीन लेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 प्लस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर भी हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यहाँ 2 निकल के आ जाएगा लिमिट डालने के बाद। तो 2 अपॉन एम आपके पास फंक्शन आने वाला है। फंक्शन क्या आने वाला है, 2 अपॉन एम। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिस्कवरी हो गई यहाँ पर कि हमने एफ एम निकाल लिया है, जो इतना गंदा सा लग रहा था वो सॉल्व होकर के क्या आया है, 2 अपॉन एम। अब अगर आपके पास फंक्शन आ गया है ना 2 अपॉन एम, तो अब आप ये सारे ऑप्शन बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। आइए चेक करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं,
क्या दे रखा है आपको, r बराबर 1 से n f2r, देखते हैं, r बराबर 1 से n दे रखा है, f ऑफ 2r, और इसको हमें चेक करना है, एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे क्या है और लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी भी है दोस्तों, ठीक है, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी भी है। ओके, तो देखिए फंक्शन मेरे पास आ ही चुका है ना, तो f ऑफ 2r कितना हो जाएगा, 2/2 की पावर r, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर r माइनस 1। अगर ये 1/2 की पावर r माइनस 1 है और ये सिग्मा के अंदर है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो 1/2 की पावर 0 प्लस 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 से लेकर के ये 1/2 की पावर n माइनस 1 तक जाएगा, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी है तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ठीक है। एक मिनट इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये n माइनस 1 तक जा रहा है ना, तो अल्टीमेटली आपके पास क्योंकि इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, हाँ इन्फाइनाइट टर्म्स हैं, तो अगर इन्फाइनाइट टर्म्स हैं इसका सम कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/2, करेक्ट है, क्योंकि लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी थी तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 2। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही था, दिस ऑप्शन वॉज करेक्ट। अगला ऑप्शन देखते हैं, 2 इंटू आर की पावर 2/3 दे रखा है, तो 2 इंटू आर की पावर 2/3 को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, और सिग्मा आर बराबर 1 से 1000, ठीक है, तो सिग्मा आर बराबर 1 से 1000 और यहाँ दे रखा है f ऑफ 2 इंटू आर की पावर 2/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता है एफ एक्स जो था वो 2/x था, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू आर की पावर 2/3, तो इट विल बिकम 1/r की पावर 2/3। हमें 1 से 1000 तक जाना है, सॉरी, ठीक है, तो आप कंसिडर कर सकते हो कि आप 1/x की पावर 2/3 को 1 से 1000 तक डेफिनेट इंटीग्रेट कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आएगी सिग्मा की, दोनों का मतलब समेशन ही होता है। तो ये हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 3, लिमिट लगा दीजिए 1 से 1000, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 3 यानी कि 27 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हमारा आंसर 27 ही था, यस, तो ये 27 ही आ रहा है दोस्तों, ठीक है। ये GIF भी था लेकिन उसकी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारा अल्टीमेटली आंसर ही 27 आ गया, तो उसका GIF भी 27 ही होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन जो है आपका इसको लिख देता हूँ मैं इधर, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी पाई r बराबर 1 से n f ऑफ 2r का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन f ऑफ r की पावर 4/4 प्लस 1, और ये हमें बताना है कि 2 के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो देखो f ऑफ 2r कितना होगा, f ऑफ 2r होगा 1/r, तो ये लिखा है 1/r का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है, f ऑफ r है तो 2/r होता है, तो ये 16/r होगा, 16/4 हो जाएगा 4, तो 4/r की पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पाई की सीरीज़ है r बराबर 1 से n, ओके। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 प्लस 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर 4r स्क्वायर जोड़ करके घटा देता हूँ ताकि ये एक फॉर्मेट बन जाए जो कैंसिल हो सके। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर। तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी जब मैं लगाऊंगा तो r स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2r, और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2r, सही है। अब हम क्या कर सकते हैं देखिएगा, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस 1
इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ से हम कहाँ पहुँच सकते हैं, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे मैं अगर इसको एक फंक्शन मान लूँ, जैसे मैंने मान लिया इसको gx मान लिया, gr मान लिया, ठीक है। तो ये gr इंटू जी आर लिखा हुआ है अपन, यहाँ क्या लिखा हुआ है gr प्लस 1 और यहाँ क्या लिखा हुआ है gr माइनस 1। अब मैं इसमें r की वैल्यू 1 से लेकर n तक डालना स्टार्ट करता हूँ और फिर देखता हूँ कि इसमें लास्ट में क्या बचेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, r इक्वल टू 1 से n gr इंटू जी आर अपॉन जी आर प्लस 1 और जी आर माइनस 1। मैं आपको बता दूं कि मैंने जी आर क्या लिया हुआ है, मैंने जी आर लिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सो नाउ अगर मैं 1 डालूंगा तो ये जी ऑफ 1 अपॉन जी ऑफ 0 जी ऑफ 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 डालूंगा तो जी ऑफ 2 जी ऑफ 2 जी ऑफ 3 जी ऑफ 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ 3 जी ऑफ 3 अपॉन जी ऑफ 4 जी ऑफ 2 आ जाएगा। लाइकवाइज हम चलेंगे n तक, तो जी एन अपॉन जी एन प्लस 1 जी एन माइनस 1 आ जाएगा। इससे पहले वाली टर्म भी लिख लेते हैं, जी एन माइनस 1 अपॉन जी एन माइनस 2, ठीक है। तो अब चीज़ें काटना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो जब चीज़ें कैंसिल होंगी तो जी ऑफ 1 से जी ऑफ 1 पूरा जा रहा है, जी ऑफ 2 से जी ऑफ 2 जा रहा है, तो इधर ये जी ऑफ 1 बच गया एक तो, और एक जी ऑफ 0 बच गया, ये बचा रहेगा। फिर जी ऑफ 3 कट जाएगा, है ना, ऐसे जी ऑफ 3 आगे से भी कट जाएगा, जी ऑफ 4 ये सब कट जाएंगे। लास्ट में हमारे पास क्या बचने वाला है, एक तो जी एन से जी एन कट जाएगा, ठीक है, जी एन माइनस 1 से जी एन माइनस 1 कट रहा है, तो यहाँ से हमारे पास जी एन और जी एन प्लस 1 बच रहा है। तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद जी ऑफ 1 जी ऑफ 0 इंटू जी ऑफ n अपॉन जी ऑफ n प्लस 1। तो अगर जी ऑफ r मैंने वो लिख रखा है, तो जी ऑफ 1 मेरे पास 2 आ जाएगा, जी ऑफ n मेरे पास n स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, जी ऑफ 0 मेरे पास 1 आ जाएगा, और जी ऑफ n प्लस 1 मेरे पास n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2 आ जाएगा। अगर मैं इस पर लिमिट लगा दूं n अप्रोचेज इन्फिनिटी पर दोस्तों, तो आप देख सकते हो आपको आंसर साफ साफ 2 नज़र आ रहा है। तो क्या 2 हमारे ऑप्शन में था, आइए देख लेते हैं। यस, 2 वॉज एन ऑप्शन, तो सी भी सही है। और फिर क्या बोला है, लिमिट n अप्रोचेज, अच्छा ये इसी ऑप्शन को यहाँ पर लिख दिया है, और 1, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने 2 तो सॉल्व किया हुआ ही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ए, बी और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f एक फंक्शन दे रखा है tan इनवर्स अंडर रूट 24 प्लस 5 के माइनस के स्क्वायर, और अपॉन में है k प्लस एक्स मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 1, और आपसे ये ऑप्शंस पूछे हैं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k क्या होगी फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, है ना, और नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k क्या होंगी फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 या एफ एक्स लेस देन 0। तो ये कैसे करेंगे, ये सारी बात तो एफ एक्स की है, तो हम सीधे एफ एक्स पर चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फंक्शन की। इस फंक्शन में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है ना, तो इसको मैं मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 1, इसको अगर अपन चेक करेंगे दोस्तों, तो ये एक तो 1 से पहले चेक होगा, 1 से 2 तक चेक होगा, और फिर 2 के बाद में चेक होगा। अगर 1 से पहले की कोई भी वैल्यू मैं इसमें डाल देता हूँ, जैसे मैंने 0 डाल दिया, तो ये दोनों मॉड नेगेटिव खुलेंगे, तो यानी कि ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी 1। अगर मैं x ग्रेटर देन 2 डालता हूँ तो दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, तो उस केस में x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा। 1 से 2 के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो पहला वाला नेगेटिव खुलेगा और दूसरा वाला पॉजिटिव खुलेगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2x, करेक्ट है, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x।
तो अल्टीमेटली आप ये देख सकते हो कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू -1 से 1 ही रहने वाली है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये फंक्शन -1 से 1 चल रहा है। ओके, तो चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अगर मैं इस फंक्शन को मान लीजिए मैंने मान लिया k प्लस जी एक्स, है ना, ये k प्लस जी एक्स है, तो एक तो बात ये समझ में आ जाती है हमें कि k प्लस जी एक्स जो है ना वो 0 के बराबर तो नहीं है। अच्छा, k इज़ नॉट इक्वल टू माइनस जी एक्स, और जी एक्स की रेंज कितनी है दोस्तों, -1 से 1, तो माइनस जी एक्स की भी कितनी होगी, -1 से 1, और k क्या था, k इंटीजर था, तो k क्या नहीं हो सकता, -1 से 1 के बीच में -1, 0 और 1 नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया हमने, k इज़ नॉट इक्वल्स टू -1, 0 एंड 1, ये समझ में आना चाहिए हमें। यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हम एक एक करके ऑप्शन पर जाते हैं। इसने बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड इज 1, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड इज 2, ये सही है क्योंकि 1 तो पहले ही हटा हुआ है यहाँ से, तो एक तो बी ऑप्शन सही है। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 करके देख लेते हैं ये ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा। तो अगर मैं एफ एक्स को ग्रेटर देन 0 कर देता हूँ तो यानी कि मैं tan इनवर्स, और इसकी बात अगर हम करें तो 24 प्लस 5k माइनस k स्क्वायर अपॉन k प्लस मॉड x माइनस 2 माइनस मॉड x माइनस 1, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि अंडर रूट ऑफ 24 प्लस 5k माइनस k स्क्वायर अपॉन में ये जो भी लिखा हुआ है डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऊपर वाला तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। अच्छा, ये पॉजिटिव कब होगा ये भी हम चेक कर लेते हैं, हो सकता है इसकी ज़रूरत हमें पड़ जाए। तो अगर मैं इसको चेक करूँगा तो 24 प्लस 5k माइनस k स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि हमें रूट को डिफाइन करना है। तो यहाँ से k स्क्वायर माइनस 5k माइनस 24 लेस देन 0 आ जाए, सॉरी हाँ लेस देन 0 हो जाएगा। तो k बिलोंग्स टू आ रहा है दोस्तों -3 से 8, -3 से 8 आना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस पूरी क्वांटिटी को पॉजिटिव चाहते हो, क्योंकि रूट वाली क्वांटिटी तो वैसे ही पॉजिटिव रहती है, तो अब इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। इसको क्या होना पड़ेगा, इट मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए -3 से 8 हमारे पास आ रहा है, और हमें ये भी कहा गया है कि k इंटीजर है केवल, तो -3 से 8 में हमारे पास -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, सॉरी 6 है और 7 है। 8 नहीं हो सकता क्योंकि 8 पर ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये हम पता लगा चुके थे कि ये -1 से 1 चल रहा है। तो अब अगर आपको नीचे वाली चीज़ पॉजिटिव चाहिए तो एक तो -2 को काट दो, वरना फिर ये -2 -1 के साथ मिलकर या नेगेटिव वैल्यूज के साथ मिलकर के उसको पॉजिटिव नेगेटिव बना देगा। ऐसे ही -1 गया, ऐसे ही 0 गया, 1 भी नहीं आ सकता क्योंकि नीचे 0 हो जाएगा। तो यानी कि आप 2 से लेकर के 7 तक सब ले सकते हो। तो यानी कि ये कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, इसकी 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही है। फिर इसने बोला नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इज नेगेटिव इज 2, तो ऐसा नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव 4 वैल्यूज के लिए हो रहा था, है ना, बल्कि 3 वैल्यूज के लिए हो रहा था, 0 के लिए हो रहा था और -1 के लिए हो रहा था, -2 के लिए हो रहा था। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं बी और सी। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर का। इसमें आपसे बोला है कि Z1 से लेकर Z9 जो है ये रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और फिर उसके बेसिस पर आपसे ये ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले तो एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूँ, Zn-1 इक्वल टू 0 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, इसके जो रूट्स होते हैं ना वो ये होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप 1 की पावर r प्लस Z1 की पावर r से लेकर Zn-1 की पावर r इनको सबको ऐड करो तो इसका आंसर या तो 0 होता है जब r n लैम्डा नहीं होता, यानी कि n का मल्टीपल नहीं होता, और इसका आंसर या फिर n होता है जब r n लैम्डा होता है, यानी कि n का मल्टीपल होता है। इसका मैं यूज़ करने वाला हूँ इस प्रॉपर्टी में, इस क्वेश्चन में, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैं अगर यहाँ पर दोनों तरफ z माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो z की पावर 10 बराबर अल्फा की पावर 10 बन जाएगा। अल्फा बराबर 1 दे रखा है, मतलब कि आई एम हैविंग इक्वेशन लाइक दिस। तो इसके रूट्स जो होंगे वो 1 होंगे, Z1 होगा और Z9 होगा। तो Z1 से लेकर Z9 तक का सम इसने पूछा है। तो यानी कि आप यूँ समझो कि यहाँ से यहाँ तक का सम पूछा है, n बराबर अगर मैं 10 डाल दूँ तो, n बराबर अगर मैं 10 डाल दूँ तो यहाँ पर ये 1 इधर जब माइनस होगा तो ये 0 -1 और ये n -1, यानी कि 10 -1 ये तो बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा -1।
ये कब बनेगा? जब r बराबर 10 लैम्डा है, और ये कब बनेगा? जब r इज नॉट इक्वल टू 10 लैम्डा है। तो अब आप ये देखिए कि आपको ये जो सिग्मा सॉल्व करना है, इस वाले में आपके पास आएगा z1 की पावर r, z2 की पावर r, और इस तरीके से आएगा z9 की पावर r। तो z1 की पावर r से z9 की पावर r तक अगर आप सम करना चाहते हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपका r जब जब 10 का मल्टीपल होगा तब तब तो आंसर 9 आएगा, और जब r 10 का मल्टीपल नहीं होगा तब आंसर आपका -1 आएगा। तो आप देख सकते हो 0 से लेकर 37 तक 0, 10, 20, 30, ये 4 जगह पर आपको 10 का मल्टीपल मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर 9 आएगा, तो 4 × 9 36 हो गया। और इसके अलावा जितनी भी मतलब 38 में से 4 हटा दिया आपने, 0 से 37 38 होते हैं, तो 38 में से 4 हटा दिए, बच्चे कितने? 34। उन 34 के लिए -1 आएगा, तो 36 - 34 2 आंसर आ जाएगा आपका इसका। ठीक है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। दूसरे ऑप्शन में इसने बोला है β1, β2, β3 जो हैं वो z1 से लेकर z9 तक अगर बिलोंग करते हैं और वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल है सच दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ zi अपॉन zj इज नॉट इक्वल टू +- π/5, देन नंबर ऑफ सच ट्राइंगल्स आर 30। तो ये देख लेते हैं ऐसा होगा कि नहीं होगा। ये अपन जानते हैं कि अगर z की पावर 10 बराबर 1 अगर अपन लेकर चल रहे हैं तो फिर ये 10th रूट ऑफ यूनिटी वाली इक्वेशन हो गई। तो आप ये समझिए कि ये एक पॉलीगन बनेगा, ठीक है, जिसमें आपके पास ये वाला तो आप हटा दो, ठीक है, आपके पास पूरे 10 रूट्स होने वाले हैं, ठीक है, और ये आप हटा चुके हो क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करा है, z1 से लेकर z9 तक लिया है। तो ये तो z0 होता है, ये तो 1 होता है, तो z1 ये है, z2 ये है, z3 ये है, ऐसे करते करते z9 तक अगर आप आ गए तो अब आपको इसमें से ऐसे ट्रायंगल बनाने हैं जिनमें कोई भी दो वर्टेक्स कोइंसाइड वर्टेक्स जो हैं वो कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप 9 में से 3 का सिलेक्शन करें, +1 करें, n-r+1 CR होता है, यही आपका तरीका होना चाहिए। यानी कि हो जाएगा 7c3। 7c3 को जब आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा यहाँ से 35। तो इसका आंसर 35 आना चाहिए था, जबकि आया कितना, 30। तो फिर ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स उसने पूछा है, v1, v2, v3, v4, ये बिल्कुल सेम चीज़ है। अब इसी में हम क्या करेंगे, 9 में से 4 का सिलेक्शन करेंगे क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी कि 6c4, जिसको हम 6c2 कह सकते हैं, और 62 का मतलब 15 हो गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन एकदम सही है। फिर इसने बोला है zi - zj के मॉड का स्क्वायर इज a + √b/2, और a और b नेचुरल नंबर है और मॉडुलस ऑफ i - j जो है वो 4 होना चाहिए, देन a + b इज एन इवन नंबर। अब देखो मॉडुलस ऑफ i - j इसने बोला है 4 होना चाहिए तो और इसके साथ ही इसने, हाँ चलो ठीक है, i - j का मॉडुलस 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि इसने ये बोला है कि आप z1, z2, z3, z4 और यहाँ पर एक और ले लो आप z, जैसे आपने ले लिया z5, ठीक है। तो इसने बोला i और j का डिफरेंस जो है वो 4 होना चाहिए। तो मतलब जैसे 1 का 5 के साथ अटैचमेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 - 1 आपके पास 4 हो गया, या फिर 6 - 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पकड़ना है। तो आप अगर आप ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर चुनते हो तो उनके बीच का एंगल कितना आएगा, देखो एंगल सबके बीच में कितना था, 2π/10 था, यानी कि π/5। तो ये भी π/5 हो जाएगा, ये भी π/5 हो जाएगा, और ये भी π/5। तो यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनमें i - j का मॉडुलस 4 होगा उनके बीच का एंगल कितना होने वाला है, 4π/5 होने वाला है। तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिएगा, zi को मैंने लिख दिया क्योंकि ये सब z की पावर 10 = 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पर zi का जो मॉडुलस है वो तो आपके पास 1 हो ही गया है, ठीक है, क्योंकि z की पावर 10 बराबर 1 है तो मॉड z बराबर 1 ही होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ e की पावर iota अल्फा माइनस e की पावर iota बीटा का स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा मैं आपको पहले ही बता दूं 4π/5 है, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। तो ये हो जाएगा आपके पास cos अल्फा माइनस cos बीटा का स्क्वायर प्लस sin अल्फा माइनस sin बीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रखा है इसने। आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं यहाँ से आगे बढ़ूँगा तो cos स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1 है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, यहाँ पर बन जाएगा आपके पास कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, 2 कॉमन ले लीजिए दोस्तों, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा जो कि बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्री। और अल्फा माइनस बीटा मैंने आपको बोला था 4 पाई बाई 5 है, तो ये जाएगा 4 साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 5 अपॉन 2 यानी कि 2 पाई बाई 5। 2 पाई बाई 5 जो होता है दोस्तों ये होता है 72 डिग्री, ठीक है। तो 4 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर 72 डिग्री, यहाँ से हो जाएगा 4 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू आपको पता होती है √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो ये कितना आ जाएगा देखिए 1/4 16 माइनस 6 प्लस 2√5, ठीक है। तो ये जाएगा 10 प्लस 2√5 अपॉन 4, यानी यहाँ से आ जाएगा 5 प्लस √5 अपॉन 2, 5 प्लस √5 अपॉन 2 आ रहा है। तो ज़रा देखें पीछे, यानी कि a भी 5 है और b भी 5 है, तो a प्लस b इज़ एन इवन नंबर। यस, a प्लस b तो इवन नंबर ही, क्योंकि 5 प्लस 5 तो 10 होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है और अपने को इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अपने पास 2 समीशन है, एक समीशन बाहर लगा हुआ है जो कि अपना ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करने के बाद में जो अपने को यूज़ करना है, और एक समीशन इधर है और अंदर भी आपके पास समीशन है। तो ये जो दिख रहा है आपको ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। ये आपके पास लिखा है सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर जिसका वैल्यू होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो इसका जो वैल्यू आएगा बच्चों वो आएगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या है 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और 1 प्लस लिखा हुआ है, और ये सारा का सारा किसके अंदर है कॉट इनवर्स में ना। तो पहला स्टेप मेरा हो गया कि मैंने इसको सॉल्व कर लिया कॉट इनवर्स को। ना हमें पता है कॉट इनवर्स x जो है दैट कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पर आपका जो r है 1 से लेके k चल रहा है, तो n की जगह बेसिकली k आएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस k × k+1, क्योंकि वेरिएबल अपना जो है k है, ठीक है। ये चलेगा मेरे पास 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब से लेके k क्यूब तक, ठीक है। तो k की टर्म से अपने पास रिलेशन आ गया ना। इस तरह का एक्सप्रेशन आपने ITF में कई बार देखा है, सीरीज के क्वेश्चंस में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंस क्रिएट करेंगे इसका, राइट। तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ k+1 माइनस k, और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ से ये अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा tan इनवर्स k+1 माइनस ऑफ tan इनवर्स k, ठीक है। tan इनवर्स k+1 माइनस tan इनवर्स k का फॉर्मूला बन गया, और आपका k चल रहा है 1 से लेके इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं k इज रनिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, और बाहर अपने पास है 1/π, ठीक है। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं, देन फाइनली लास्ट वाले ब्रैकेट पे आएंगे। तो यहाँ से देखिए जब मैं k का वैल्यू यहाँ पे रखना स्टार्ट करता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास कैंसिलेशन पैटर्न बनेगा। ये बन जाएगा मेरे पास tan इनवर्स 2 माइनस का tan इनवर्स 1, राइट, ठीक है। देन प्लस tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स 2, और इसी तरीके से चलता रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो सारा टर्म्स जो है मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, ये टर्म इसको कैंसिल कर देगा, सिमिलरली आगे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। और मेरे पास बचेगा लास्ट में tan इनवर्स इन्फिनिटी। नाउ tan इनवर्स इन्फिनिटी अपने को पता है दिस इज इक्वल टू π/2, तो ये बन जाएगा 1/π टाइम्स π/2, और tan इनवर्स 1 जो है π/4, तो ये बेसिकली बन जाएगा अंदर π/4 और पाई बाहर है 1/π, तो दिस इज इक्वल टू कितना 1/4, है ना। और देखो ये जो अपना एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया है, ये मैंने यहाँ तक का सॉल्व किया बच्चों, और इस पूरे पे पावर कितना है n,
तो बेसिकली ये 1/4 की पावर n बन गया और अपना n जा रहा है 1 से लेके अगेन इन्फिनिटी। तो अगर अपन देखें तो फाइनली मेरे पास जो है ये GP बन जाएगी, दिस इज 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर अप टिल इन्फिनिटी। ठीक है, तो इनफाइनाइट GP का सम हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो दिस इज 3 टाइम्स a का वैल्यू 1/4 a अपॉन 1 माइनस आर, आर इज ऑल्सो 1/4। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1/3, तो 3 टाइम्स 1/3, 3 टाइम्स 1/3 विच इज इक्वल टू 1। तो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों अपने पास 1 है ना, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर अपन ने ITF जो है यूज़ किया हुआ है इसमें, और एक अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ किया हुआ है, और GP आपका जो है सम ऑफ इनफाइनाइट GP भी यूज़ हुआ है ना, तो मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, लेट फ्रॉम द पॉइंट सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, अपने को एक इनइक्वलिटी गिवन है। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द हाइपरबोला, और इस हाइपरबोला पे पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, हुज इसेंट्रिसिटी इज 2, ये अपने को दे रखा है, विच टचेस इट्स 2 डिफरेंट ब्रांचेस। तो अपने को पता है अगर ये एसिम्पटोट बनेंगी और दोनों ब्रांचेस को टच कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये अगर ये अपना जो है अगर मान लो स्टैंडर्ड वाला हाइपरबोला है तो कॉन्जुगेट एक्सिस में जो है इसका पॉइंट्स लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो पहले इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो ये 4x की पावर 4, तो इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहाँ से मेरे पास x² कॉमन लेंगे। अच्छा, ये 21 और 25 है, तो देखिए यहाँ पे अपन एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे 4x² में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम एडिंग 4x² एंड ऑल्सो सब्ट्रैक्टिंग 4x²। ठीक है, तो उसको अपन लास्ट में लिखेंगे, प्लस 4x² y² माइनस, देखो मैंने 4x² ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, दिस इज 25x² माइनस का 25 एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 0, राइट। नाउ 4x² यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, x² प्लस 1, देन यहाँ से देखो 4y² कॉमन आ जाएगा, तो ये अगेन क्या बनेगा 1 प्लस x², और बच्चों यहाँ से 25 कॉमन जब हम लेंगे तो ये भी बनेगा x² प्लस 1 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पूरे एक्सप्रेशन में से x² प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बचेगा 4x² प्लस 4y² और माइनस का 25 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0। ना हम जानते हैं कि ये क्वांटिटी कभी 0 होगी नहीं, है ना, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, दैट मीन्स, और ये 0 भी नहीं होगी, पॉजिटिव है हमेशा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये अगर अपन देखें तो अपने को ये सर्कल का अपीयरेंस दिख रहा है यहाँ से, x² प्लस y² इज लेस देन इक्वल टू दिस इज 5/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो पहला जो अपने को इनइक्वलिटी दे रखा है वहाँ से मेरे पास एक सर्कल का इक्वेशन आ रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस सर्कल के अंदर लाई करते हैं। नाउ अब हाइपरबोला की बात करते हैं। तो हाइपरबोला देखो आपने को इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है यहाँ पर, तो हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है दैट इज 2, और ये होता है मेरे पास 1 प्लस b² बाय a² विच इज इक्वल टू e² करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो e² इक्वल टू 1 प्लस b² बाय a², राइट। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ जाएगा b² बाय a² का कितना 3, दैट मीन्स b बाय a कितना आ गया बेटा प्लस माइनस √3। ठीक है, तो मैं इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे हम, जो अपनी एसिम्पटोट आएगी वो आ जाएगी, क्या होती है y इक्वल टू प्लस माइनस b बाय a टाइम्स ऑफ x। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू प्लस माइनस √3x। ठीक है, अब अगर हम इसको प्लॉट करते हैं दोनों हमारी जो इनइक्वलिटी और ये इक्वेशन जो है, तो ये तो हमारे पास हाइपरबोला है, ठीक है, और ये हमारे पास सर्कल है बेटा, x² प्लस y² और इक्वल टू 25/4। तो इसके इंटीरियर के पॉइंट्स मेरे पास रिप्रेजेंट किए हैं उसने इस इनइक्वलिटी से, और साथ में अपने पास ये एसिम्पटोट है, तो इसने बोला ये दोनों ब्रांचेस को टच करती है, तो ये इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास लाइक दिस, और ये कैसे बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अपने को पता है यार ये जो है अगर दोनों ब्रांचेस को टच कर रही है तो इसका जो पॉइंट्स होंगे वो कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ से अपन दोनों ब्रांचेस को टच कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके
कॉन्जुगेट वाले पार्ट में लाई करेंगे। तो बेसिकली ये वाले पार्ट, ये वो पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ से अपन दोनों ब्रांचेस को टच कर सकते हैं, ठीक है। तो सर्कल का इंटीरियर पॉइंट और साथ में ये वाली कंडीशन अगर अपन देखें तो हमारे पास ये वाला जो है वो एरिया बन रहा है, तो ये एरिया बन रहा है हमारे पास बेसिकली, ठीक है। तो अगर अपन क्वेश्चन की तरफ दोबारा से चलें, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, इफ द एरिया ऑफ द रीजन इन विच ऑल दोज पॉइंट्स लाइंग इज पाई p by q वेयर p and q आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ p minus 2q। तो ठीक है, अब तो आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, हम इसका एरिया निकालना है मुझे। तो देखो ये जो है y = √3x, ये एंगल आपका कितना है 60, तो ये 30 हो गया। तो टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल जो है कितना हो जाएगा π/3, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है एरिया निकाल सकते हैं। टोटल एरिया जो होगा दैट विल बी 2 times हाफ r² थीटा। r कितना मेरे पास 5/2, दैट इज 25/4, और थीटा कितना है π/3, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये कितना आ गया मेरे पास 25 π/12, है ना। दिस इज 25 π/12, तो 25 π/12 ये मेरे पास एरिया निकल के आ गया। और अपने को इसको किससे कंपेयर करना है, देखो यार, इसको इससे कंपेयर करना है पाई p/q, ठीक है। तो पाई p/q, तो अपने पास p का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, p इज इक्वल टू 25 और q का वैल्यू आ गया मेरे पास कितना 12। और हमसे वैल्यू पूछा है किसका, p - 2q का। देखो हमसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ p - 2q, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग बता देंगे अब तो p - 2q कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगेन इसका आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लेट x and y be two non-zero non-collinear vectors and alpha beta gamma be distinct real numbers such that, अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। देखिए यहाँ से ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के साथ में x वेक्टर दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये ब्रैकेट के साथ में मेरे को दिया है y वेक्टर, और यहाँ पे दिया है मुझे लास्ट में x क्रॉस y वेक्टर। नाउ क्वेश्चन में हमको बोला क्या है कि x and y भी टू नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर। तो अगर ये x और y नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, दैट मीन्स क्या है, ये यहाँ से अपने को जो कोफिशिएंट जो होंगे इसके, अच्छा x क्रॉस y की भी बात करें, अगर x वेक्टर y वेक्टर और x क्रॉस y वेक्टर तीनों ही नॉन जीरो नॉन कोलिनियर होंगे, ठीक है। तो ये लीनियर डिपेंडेंसी शो कर दें, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगा, ये जो इक्वेशन दे रखा है, ये आपको जीरो दिया हुआ है, तो ये किस केस में जीरो होगा, क्योंकि ये तो नॉन जीरो है। तो इसका मतलब अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये वाला, और ये जो आपका y वेक्टर का कोफिशिएंट है, और ये जो आपका x क्रॉस y का वेक्टर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है बच्चों, ये तीनों क्या होने चाहिए, जीरो, ठीक है। इन तीनों को जीरो होना पड़ेगा। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि a माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस सी, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सेकेंड वाला कोफिशिएंट दैट इज a माइनस साइन थीटा टाइम्स ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस b माइनस कॉस थीटा टाइम्स ऑफ बीटा एंड प्लस सी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सिमिलरली लास्ट वाला जो है अगेन a माइनस साइन थीटा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है यहाँ पर, राइट, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है यहाँ पे। और आपको बोला है कि यार अल्फा बीटा गामा भी डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर दे रखा है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है और इसको जो है अल्फा बीटा गामा सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी है ना, इसके ये क्वाड्रेटिक है, इसके 2 से ज़्यादा रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी। और आइडेंटिटी बनती है तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर वो उसके जो है मोर देन 2 रूट्स आ जाते हैं, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होता है 0, ठीक है। तो ये तीनों को 0 करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसको 0 करेंगे तो ए विल बी इक्वल टू साइन थीटा, इसको मैंने 0 किया, ये 0 हो गया, इसको भी 0 करना है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, b इक्वल टू कॉस थीटा, और इसको 0 करेंगे यहाँ से तो c इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है कि a इक्वल टू साइन थीटा
बी कॉस थीटा और सी इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसको हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे पास दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, नाउ 3ab दैट इज 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस का 5 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन बन रहा है। तो मुझे इसका जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो रेंज का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत आसान सा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन क्या था मेरे पास, 1 अपॉन दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसा कुछ था, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ तो देखो यहाँ से इसको मैं साइन 2 थीटा फॉर्म कर सकता हूँ और यहाँ से मेरे पास बन जाएगा 1 और 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो दिस इज 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे बेटा 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3/2 साइन ऑफ 2 थीटा, राइट। नाउ इसको भी हमें 2 थीटा में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा एलसीएम हमारा, दिस विल बी इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस ये 4 टाइम्स बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा और प्लस का 3 साइन 2 थीटा। तो ये बन गया 2 अपॉन 4 और 2 6 प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 2 थीटा। अब ये तो अपना नोन एक्सप्रेशन है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का रेंज हमको पता है माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, ये वैल्यू किससे किसके बीच में लाई करेगी, -5 से 5 के बीच में। नाउ हमें क्या चाहिए, +6, तो हम 6 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा और ये हो जाएगा 6 और 5 11, ठीक है। ना मुझे इसका रेसिप्रोकल करना है, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/11 से लेके 1 अपॉन ये वाला एक्सप्रेशन पूरा एज इट इज से लेके 1। नाउ 2 मल्टीप्लाई करना है तो ये 2/11 से लेके 2 अपॉन, है ना, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ इसको, 6 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा से ये आ जाएगा अपना 2, ठीक है। तो देखो इसमें आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछा इसने, देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो अपन देख पा रहे हैं इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 2। मैक्सिमम वैल्यू इज 2, राइट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन -2 से 2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स साइन एक्स, ठीक है। और इसका वैल्यू दिया हुआ है कुछ अपने को राइट हैंड साइड में और यहाँ से बीटा से रिलेटेड कुछ पूछा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अपन इसको सॉल्व करेंगे और कंपेयर करके अपन बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं पहले। तो देखो जैसे कि दिख रहा है आपको ये इवन फंक्शन है ना, ये इवन फंक्शन है तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स 0 से 2 साइन एक्स और एक्स साइन एक्स भी इवन फंक्शन ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से 2 GIF ऑफ एक्स साइन एक्स dx, ठीक है। और इसको फटाफट से इंटीग्रेट कर लेते हैं तो आसान सा है, दिस इज माइनस ऑफ कॉस एक्स लिमिट 0 to 2 प्लस 2 टाइम्स। अब देखो GIF को अपने को ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। तो एक्स साइन एक्स जो है अपने को पता है ये कहीं ना कहीं पे जो है
किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 1 होगा, है ना, तो वहाँ पे अपने को ब्रेक करना है, अपने को वैल्यू पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि ये x इक्वल टू जो है किसी अल्फा के लिए क्या हो रहा है, x इक्वल टू अल्फा रखने पे 1 हो रहा है ना, x इक्वल टू अल्फा पे क्या बन रहा है, ये अल्फा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1, है ना, ये हम मान लेते हैं, ब्रेक कर देते हैं। तो ये 2 टाइम्स और अंदर ब्रेक करेंगे, ये बनेगा 0 से लेकर 1। अच्छा, जब 0 से 1 चलेंगे तो ये अपने पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये, और प्लस 1 से 2, 1 से 2 ये बन जाएगा 1 dx, ठीक है। नाउ दिस इज 2 टाइम्स माइनस का cos 2 और प्लस का 1 प्लस 2 टाइम्स ये हो गया अपने पास 0, और इसका इंटीग्रेशन अपने पास आ जाएगा और इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 2 माइनस 1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 2 माइनस 1। ने कुछ गड़बड़ किया है, अच्छा हाँ रुको, ये बेटा ये अल्फा है ना, अल्फा अपन ने ब्रेक किया है ना इसको, राइट, तो दिस इज अल्फा, इसको सही कर लेना। 0 से अल्फा जा रहे हैं क्योंकि अल्फा पे जो है 1 बन रहा है ना, और अल्फा से जो है हम 2 जाएंगे, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा अपने पास, ये 2 माइनस, और ये वाला क्या बन जाएगा बाद वाला, ये बन जाएगा मेरे पास 2 माइनस अल्फा, राइट, ठीक है, 2 माइनस अल्फा। नाउ इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस का 2 cos 2 प्लस का 2, दिस इज 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 2 अल्फा, राइट। नाउ दिस बिकम्स 4 प्लस 2 6 माइनस 2 cos 2 और माइनस का 2 अल्फा। नाउ देखो यार ये एक्सप्रेशन दे रखा है अपने को, इसको इस फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट 2 टर्म में से, तो ये क्या देगा मुझे 3 माइनस cos 2 और यहाँ पर मेरे पास है माइनस का 2 अल्फा। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें तो यहाँ से बीटा का वैल्यू दिख रहा है आप लोगों को, बीटा कितना आ रहा है, माइनस का 2 अल्फा, है ना, तो बीटा का वैल्यू आ गया माइनस का 2 अल्फा, है ना, बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस ऑफ 2 अल्फा, ठीक है। ना अपने को निकालना है वैल्यू बीटा साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो देखो बीटा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहाँ पे, हमें निकालना है वैल्यू किसका, बीटा साइन बीटा बाय 2 का, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू माइनस 2 अल्फा, तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ माइनस का 2 अल्फा और साइन ऑफ ये क्या बचेगा अंदर, माइनस का अल्फा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 2 अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। और जैसा कि हमने एज्यूम किया था अल्फा साइन अल्फा का वैल्यू 1 है, तो वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 2 इंटू 1, तो बेसिकली आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, ठीक है। तो बच्चों फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा 2, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 2, फाइनल आंसर इज 2, राइट। चलिए चलिए तो अपन देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही खूबसूरत सवाल। ये कह रहा है लेट ए के वेक्टर इज टेन थीटा के आई कैप प्लस जे कैप ऑफ एंड बी के वेक्टर आपको दे रखा आई कैप माइनस कॉट थीटा के जे कैप, और थीटा के जो है वो आपको दे रखा है कितना, थीटा के आपको क्या दिया गया है, वो दिया गया है 2k माइनस 1 पाई अपॉन 2n+1 फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हमसे पूछा गया है k इक्वल टू 1 से n के बीच में दिस डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू बताओ। अच्छा ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड लिखा है, तो सबसे पहला काम तो यही करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हम ए के का मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं। तो अगर ए के वैक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर थीटा एंड के प्लस ऑफ 1, ठीक है। तो अगर अपन बात करें मॉड ऑफ ए के वैक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के, और इसको अपन हिंदी में लिख पाएंगे सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना, अपनी हिंदी यही है। इसके बाद अगर ऐसे ही अपन सिग्मा का बीके का मॉड का वेक्टर निकालें, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बीके वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के क्या बनेगा, वो बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के। यानी आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस की वैल्यू बतानी है, जहाँ के का वैल्यू आपका समीशन में है और 1 से लेके n तक, ठीक है। तो अब इसकी प्रोसीडिंग अपन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल कहानी है। मान लेते हैं अपन कि लेट्स से वी हैव सेक स्क्वायर थीटा के प्लस कोसेक स्क्वायर
थीटा के, है ना। तो इसको अपन सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा के प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा के प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के होल डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और ये वाली क्वांटिटी अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली क्या बन जाएगी, ऊपर तो 1 बन जाएगा, नीचे मैंने क्या करा 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे लिखा साइन स्क्वायर थीटा के कॉस स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट आपका बना वो वाला पार्ट आपका बन जाएगा कितना 4 बाय, और नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर और 2 इंटू और थीटा के, ठीक है। ओके, अब जरा ध्यान से देखेंगे थीटा के क्या लिखा हुआ है। इस थीटा के को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो के की अलग अलग वैल्यू जब आप डालोगे ना तो ये वाली क्वांटिटी आपकी सेम रहेगी, जो वैल्यू चेंज होगी वो 2 की पावर में चेंज होगी। तो जो थीटा के है वो बेसिकली जीपी जनरेट करता है, और उस जीपी का जो कॉमन रेशियो आएगा वो कॉमन रेशियो 2 रहेगा, है ना। जैसे आपने के का वैल्यू सपोज करो 1 रखा तो यहाँ से 2 गायब हो गया, के का वैल्यू 2 रखोगे तो 2 आ जाएगा, के का वैल्यू 3 रखोगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, बाकी सारा क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो थीटा के है ये एंगल्स को बढ़ा रहा है, और वो जो एंगल्स हैं वो किस में है, जीपी में, और उस जीपी में उन एंगल्स का कॉमन रेशियो कितना 2। तो अगर मैंने कहा 2 इंटू थीटा के तो दैट इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा के प्लस 1, है ना भाई। अगर आपने थीटा के को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 की पावर के आ जाएगा, और 2 की पावर के कब आएगा, जब के की जगह के प्लस 1 रखना होगा। तो ये ऐसा आया, और इसे हम लिख सकते हैं 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा के प्लस 1, ठीक बात है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं दोबारा से ध्यान देखूं तो मेरे को मिला सेक स्क्वायर थीटा के, एंड दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑफ के प्लस 1 माइनस, और यहां पर अपने को ये वाला टर्म इधर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक बात है क्या। इसे अपन अलग कलर में ले लेते हैं फटाफट, ठीक है साहब। अब जरा आप क्या करो कि सेक स्क्वायर थीटा के है अपने पास, तो अपन के की वैल्यू 1 2 3 डालना शुरू करते हैं। तो अगर आपने के का वैल्यू स्टार्ट किया 1 2 3 एंड सो ऑन कहाँ तक, एन तक, तो ये जो पार्ट है आपका सेक स्क्वायर वाला, बेसिकली अपन तो इस सम की बात कर रहे हैं, तो इस सम के लिए के का वैल्यू कहाँ से लेके जाना है, 1 से लेके एन। तो इसका अगर अपन सम करेंगे तो इधर तो आपके पास क्या आ जाएगा, यही सिग्मा ए के स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपका ये वाला टर्म क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 आएगा। सेक स्क्वायर थीटा 1 क्या बन जाएगा, 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1। ऐसे अगर मैंने पूछा सेक स्क्वायर थीटा 2 क्या होगा, तो आप बोलोगे 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2। ऐसे ही लास्ट में अगर मैंने सेक स्क्वायर थीटा n पूछ लिया तो आप बोलोगे 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा n प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा n। बोलो हाँ है ना। अब अगर इनका सम करूंगा तभी तो मुझे ये वाला पार्ट मिलेगा। मुझे ये वाला पार्ट कब मिलेगा, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, मुझे तो सिग्मा निकालना था। तो इसका सिग्मा कर दिया जाए, बेसिकली जोड़ दें। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना कि क्या हुआ होगा। आप ध्यान से देखें कि ये वाला टर्म, जैसे ये वाला टर्म देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ऐसे सारे सब्ट्रैक्ट होते हुए आपके पास आखिरी में क्या बचेगा वो अपन देखते हैं। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास सिग्मा एक का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर का समीशन आ गया k इक्वल टू 1 से लेके n, एंड दैट इज इक्वल टू। अब ये इक्वल टू में क्या चल रहा है, ये वाले टर्म देखो यहाँ से यहाँ पर करोगे तो 3 आएगा, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे भी 3 आएगा। तो बचेगा क्या, एक टर्म ये बचेगा और एक फर्स्ट टर्म बचेगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टार्ट होगा 3 टाइम्स ऑफ कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 3 प्लस एंड सो ऑन तक चलेगा। जितने भी टर्म लास्ट तक जाएंगे बेटा, कहाँ तक जाएंगे ये देख लो। ये लास्ट टर्म आपका जाएगा
ये माइनस करेगा तो 3 टाइम ऑफ कॉसेक थीटा एन तक आ जाएगा ना। तो ये कहाँ तक आ गया लास्ट में, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा एन। बच क्या आ गया, प्लस का 4 कॉसेक स्क्वायर बचा, जो देख लेते हैं, 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा एन प्लस 1 बचा और माइनस का वो बच गया। तो 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा ऑफ एन प्लस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बचा। ठीक है, अब जरा यहां से ध्यान से देखो, थीटा के आपको ये दे रखा है, अगर ये थीटा के आपको ये दे रखा है कि थीटा के की वैल्यू आपको दी गई है 2 की पावर k माइनस 1 पाई अपॉन, और नीचे है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1, हाँ 2n प्लस 1। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज थीटा n प्लस 1, तो k की जगह पर n प्लस 1 डालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2 की पावर n प्लस 1। ये 1 और 1 कैंसिल, और ये आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा थीटा 2n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर n पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, थीटा 1 क्या आएगा, थीटा 1 भी निकाल लेते हैं। थीटा 1 आपके पास आ जाएगा पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। तो मेरे को बताओ थीटा n प्लस 1 माइनस थीटा 1 कितना होगा। ये अगर आप दोनों को जोड़ेंगे, ध्यान से देखें, तो दोनों को जोड़ के आपको पाई मिलेगा। क्या मिल जाएगा, पाई। तो इसका मतलब जोड़ने पर है ना, ये प्लस पर तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा n प्लस 1 क्या हो गया, थीटा n प्लस 1 हो गया पाई माइनस थीटा 1। और अगर मैंने कॉसेक लगाया तो ये कॉसेक ऑफ कॉसेक स्क्वायर ऑफ थीटा n प्लस 1 will be equals to cosec square of pi minus theta 1। इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए, और ये बेसिकली है क्या, ये आ जाएगा आपका cosec स्क्वायर थीटा 1। यानी ये दोनों भी कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो इसका मतलब मैं इसको इसके बराबर लिखूं तो मेरा जो रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, वो रिजल्ट क्या आया, देखो ध्यान से। वो रिजल्ट मेरे पास आ गया कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर के n और मैग्नीट्यूड ऑफ ए के का वेक्टर का होल स्क्वायर विल कम्स आउट एज, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन करके मैंने 3 कॉमन लिया, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया कॉसेक स्क्वायर थीटा n प्लस 1 वाले टर्म को मैं कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 लिख करके सब्ट्रैक्ट करके ये लिखा। फिर मेरा अगला आया होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 एंड सो ऑन, लास्ट में आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा n। ये मेरा टर्म बन गया। अब ज़रा आप अगर ध्यान से देखें तो मुझे जो नीचे वाला टर्म था वो मेरा सिग्मा बी के स्क्वायर था, और सिग्मा बी के स्क्वायर का मतलब इसी का होगा। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास आएगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर के n और ये बी के का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, क्या ये यही टर्म आएंगे, ये आ जाएंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन अप टू कॉसेक स्क्वायर थीटा n। बोलो हाँ या ना। अब अगर इन दोनों का रेशियो निकालना है तो ये टर्म और ये टर्म पूरा कैंसिल होगा एंड यू विल गेट द राइट आंसर एज 3। तो आपके क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू पूछी गई है, इस वैल्यू का आंसर कितना आएगा, 3 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था बट हाँ डूएबल था, आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। अगला सवाल किसका आ गया, सर्कल और एरिया अंडर द कर्व का सवाल है। हालांकि आईआईटी में बहुत सारे सवाल इसी पर बनाए जाते हैं। उसने कहा कंसीडर द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 एंड अ पॉइंट ए 1,2 लाइंग इनसाइड इट। ठीक है, लेट एस बी द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेकेंड ऑफ द सर्कल सी पासिंग थ्रू द पॉइंट ए। अच्छा, एस बी द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द सीकेंड्स ऑफ दिस। ठीक है, मैंने कहा लेट एच कॉमा के आर मिड पॉइंट। तो कॉर्ड की इक्वेशन बताओ। कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, t बराबर s1। नाउ t कितना, t आ जाएगा hx प्लस ky बराबर s1 h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ये आ गया अपने पास। अब वो ये बोल रहा है कि ये जितनी भी कॉर्ड्स हैं ये कहाँ से पास हो रही हैं, 1,2 से पास हो रही हैं। तो 1,2 उसमें डाल देते हैं। तो 1,2 डालेंगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस x माइनस 2y एंड दैट इज इक्वल टू 0।
अच्छा सॉरी, ये आएगा माइनस एच और माइनस का 2k, इसको चेंज कर देते हैं, माइनस एच और माइनस का 2k एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि यहाँ x और y नहीं बचा तो लोकस के लिए हम h और k को ही xy रखते हैं, तो हमारा लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। ये आ गया साहब हमारा क्या कहते हैं, लोकस। दिस इज आवर लोकस, ये हमारा लोकस है। अब इस लोकस पर उसने क्या क्वेश्चन कहा, उसने कहा कि इसका सेंटर जो है वो a, b है। तो सेंटर की कहानी बना लेते हैं पहले। सेंटर की कहानी है कि इसका सेंटर आएगा 1/2, 1। तो यहां से क्या पता चल गया कि a की वैल्यू 1/2 है, और दूसरी बात जो हमें पता चली वो ये पता चली कि जो b का वैल्यू है वो भाई साहब आपका 2 आ रहा है, सॉरी b का वैल्यू तो 1 आ रहा है, ठीक है ना, सेंटर आ गया अपना, b का वैल्यू 1 आ गया। अच्छा रेडियस निकालना है, रेडियस क्या होता है, √1/4 प्लस ऑफ 1, तो ये आपका रेडियस आ गया √5/2, ये आपका रेडियस आ गया सब। तो हमने क्या निकाल लिया, a, b और r निकाल लिया है। अब वो बोल रहा है लेट ए के बी द फाइनाइट एरिया बाउंडेड बाय द स्ट्रेट लाइन दिस वन। तो पहले तो स्ट्रेट लाइन सॉर्ट आउट करो क्योंकि उसमें क्या आ रहा है, a और b आ रहा है। तो y बराबर स्ट्रेट लाइन के लिए 2a में 1/2 रखा तो ये 1 बचेगा, और b बराबर 1 बचेगा, तो 1 + 1 इंटू kx प्लस r स्क्वायर का मतलब 5/4, 4 से 4 कटा तो 5k आ गया। तो हमारी पहली लाइन तो आ गई y बराबर 2kx प्लस ऑफ 5k, ठीक है। और दूसरी लाइन हमारी कहाँ है, ये रही y, और ये क्या है, पैराबोला है, y इज इक्वल टू 2ax स्क्वायर, a की जगह 1/2 रखा तो ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और b की जगह 1 रखने पर -x। तो एक पैराबोला है और एक आपका स्ट्रेट लाइन है, और इन दोनों का एरिया अंडर कर्व निकालना है। तो पहले तो इन दोनों लाइनों को ही हमें क्या करना पड़ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में ध्यान से देखें कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2kx प्लस 5k आएगा, और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर x कॉमन ले लिया तो 2k प्लस 1 माइनस ऑफ 5k एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसके अपन ने दो रूट माने, मान लो लेट्स से इसके दो रूट मान लेते हैं। एक रूट है इसका x1, तो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 आपके पास आ जाएगा 2k प्लस 1, और x1 x2 आपके पास आ जाएगा माइनस का 5k। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट डेटा है जो अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि आपका कोई पैराबोला गया होगा और ये लाइन ऐसे काट के गई होगी, ये पॉइंट आपका x1 रहा होगा, ये पॉइंट आपका x2 रहा होगा, और आपको एक्चुअली ये एरिया दे रखा है, इट इज़ कॉल्ड AK। तो इस AK को निकालने के लिए इंटीग्रेशन में हम x1 से x2 जाएंगे, और इसमें पहले लाइन आ जाएगी। लाइन की इक्वेशन जो है वो हमने निकाल ली थी, लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ रही थी 2kx प्लस 5k, तो हमने लिखा 2kx प्लस 5k, ये आपकी लाइन हो गई, माइनस आपका जो कर्व था पैराबोला वो था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये dx निकाल देते हैं। अब बस इसको सॉल्व करना, और यही हमारा क्या है, ये हमारा AK है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 5kx माइनस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 विद द लिमिट k1 से k2। तो अगर विद द लिमिट k1 से k2 को सॉल्व करेंगे अपन, तो अगर ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर तो ये रहा, तो यहाँ बचेगा आपके पास k प्लस 1/2 ब्रैकेट में, और ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर आएगा, इस एक्स स्क्वायर को आप लिखोगे k2 स्क्वायर माइनस k1 स्क्वायर प्लस, इन दोनों का काम खत्म, प्लस 5k, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 माइनस, यहाँ एक्स क्यूब में आपके पास एक तो आ जाएगा x2 माइनस x1, और यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर और माइनस x1 x2। एक बार चेक कर लेते हैं, x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ऑल डिवाइडेड बाय 3। ये आपका एरिया निकल के आ रहा है ना। अभी अपन इसमें और भी दिमाग लगाएंगे, तो इसका सिंप्लीफिकेशन अगर अपन करें तो ध्यान से देखें, सॉरी ये k नहीं है, k1 से k2 नहीं, अपन को ये x1 से x2 करना था, ठीक है। x1 से x2 किया, यहाँ मैंने सही लिख दिया था, तो ये x2 माइनस x1 हो गया, x2 माइनस x1, और ये सब x2 माइनस x1 ही चल रहा है, ठीक बात है ना।
तो कॉमन में क्या आया, कॉमन में आ गया x1 x2 माइनस x1 कॉमन आ गया, तो जो कॉमन आया उसे तो पहले बाहर निकाल लो। अब क्या बचा, x2 माइनस x1 बाहर आ गया तो ब्रैकेट में बचा k प्लस 1/2 और ब्रैकेट में बच गया x1 प्लस x2। ध्यान से देखना कैलकुलेशन है ना, प्लस यहां कुछ नहीं बचा, यहां सिर्फ 5k बचा, यहां से बचा माइनस का, और ये बचा है x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। इसे मैंने लिख लिया x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर और माइनस x1 x2 और डिवाइडेड बाय ये 3 चल रहा है। ठीक है, अब जरा हम बात कर लेते हैं एक बार। ये तो आ गया x2 माइनस x1, ठीक है। अब ये आपका जो आया k प्लस 1/2, इसे मैंने लिख लिया 2k प्लस 1/2 इंटू व्हाट इज x1 प्लस x2। अगर आप x1 प्लस x2 को ध्यान से देखें तो x1 प्लस x2 हमने निकाला था 2k प्लस 1, तो यहां पर आ गया 2k प्लस 1 प्लस 5k यही है, माइनस x1 प्लस x2 था 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, और x1 x2 आपका माइनस माइनस प्लस का 5k हो गया एंड होल डिवाइडेड बाय 3 चल रहा है ये वाला। ठीक बात है, तो ये आ गया आपके पास सॉल्व होकर के x2 माइनस x1 ब्रैकेट में, यहां आ गया आपके पास 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस ऑफ 5k माइनस ये बनेगा आपका 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का 5k बाई 3 है ना। अब ये बहुत सिंपल सा काम है, हालांकि अभी अपन को एक पार्ट और चेक करना है, वो क्या, x2 माइनस x1 चेक करना है, पर पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे अपन। तो ये बनेगा अपना x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट में देखा जाए तो एलसीएम आ जाएगा 6 और यहाँ 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर तो कॉमन ही हो जाएगा, उसे अलग कर लेते हैं। 6 का मतलब हो गया 3 माइनस 2, यानी ये बन गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 6। यहाँ से आपने 3 एलसीएम ले लिया होगा, 3 एलसीएम लिया होगा तो 15 माइनस 5 यानी 10 के आ गया होगा। और यहाँ से फाइनल जो अपने पास आ रहा है वो आ गया है x2 माइनस x1 इंटू, और ये आ गया ब्रैकेट में 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 20k एंड होल डिवाइडेड बाय 6। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बन गया अपना x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट में आपके पास कितना आ गया 4k स्क्वायर प्लस 4k का मतलब हो गया 24k एंड प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 6 आ गया बेटा। यहाँ तक की कहानी तो हमारी क्लियर है ना, इसमें तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। अब हम जरा पीछे चलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है देखो x1 प्लस x2 और x1 x2 लिखा हुआ है। तो अगर कोई मुझसे बोले कि मुझे x2 माइनस x1 निकालना है, तो आपको याद होगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर होता है, यानी कि 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस यानी 20k आ जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आता है 4k स्क्वायर प्लस 4k और 24 यानी 24k और प्लस 1, यानी आपको जो x2 माइनस x1 चाहिए वो बेसिकली इसकी पूरी पावर में 1/2 चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा एक्सप्रेशन आया उस एक्सप्रेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं, यानी AK का एक्सप्रेशन अपन देखें तो AK का एक्सप्रेशन अगर अपन देखना चाहें तो अपने पास AK का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा 4k स्क्वायर, मैं कहाँ लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, AK आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 1 की होल पावर में। अब ये वाला पावर 1/2 और ये वाला पावर 1 है, तो पावर 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पावर 3/2 एंड होल डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये है अपना AK, तो अपन AK को यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। AK अपने पास आ गया 4k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 1 की होल पावर में 3/2 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब मैं AK को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने 4k स्क्वायर बाहर लिया, 4k स्क्वायर अगर मैं बाहर लूँगा तो पावर 2 खत्म करेगी, तो 2 की पावर 8 यानी 8 बाहर आ जाएगा, और 2 से ये आ जाएगा k क्यूब बाहर, तो 8k क्यूब 1 प्लस 24 और k से डिवाइड करेंगे तो 24k डिवाइडेड बाय 4k स्क्वायर और प्लस 1/4k स्क्वायर टू द होल पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 6 लिखा हुआ है यहाँ। तो मेरा AK रिजॉल्व होकर के क्या आ गया 4/3 इंटू k क्यूब 1 प्लस और ये आ गया 24
या 24/4 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6/k प्लस 1/4k²। ठीक है साहब, यहाँ तक भी क्लियर। अब वो सवाल बोल क्या रहा है उसको देख लेते हैं ना। सवाल बोल रहा है कि हमें लिमिट k टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी k इंटू AK अपॉन k³ माइनस 4/3 निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है लिमिट k टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी और k इंटू AK माइनस 4/3 और डिवाइडेड बाय k³ भी है यहाँ पे, है ना। तो देखो लिमिट k टेंडिंग टू इन्फिनिटी, k को यहीं रहने दो, AK अपने पास आ गया 4/3, k³ से k³ कट गया होगा, 1 प्लस यहाँ पावर 3/2, तो 1 प्लस 6/k प्लस 1/4k² और माइनस का 4/3 की पावर में 3/2। अब साहब आप बाइनोमियल थ्योरम ऑफ एनी इंडेक्स मार लें, ये तो आपको आता ही होगा। तो आपका सवाल बना लिमिट k टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ आपका k चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका आएगा 4/3 और ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस पहला आ जाएगा 3/2, तो यहाँ आएगा 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू k प्लस फिर आ जाएगा 3/2 इंटू 1/4k² प्लस ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स और माइनस का 4/3 यहाँ चल रहा होगा। तो साहब 4/3 में ये वाला टर्म और आपका ये वाला टर्म कैंसिल, ठीक है, और k अंदर लेके चलते हैं आप। तो लिमिट k टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया और जब ये अंदर गया तो 6 इंटू 3 इंटू k इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू k प्लस और आगे बहुत कुछ आएगा लेकिन सबके नीचे में k तो चल रहा होगा, तो ये वाले टर्म तो आपके डायरेक्ट जीरो बनेंगे। ये k और a k कैंसिल हो गया, ये 6 कैंसिल हुआ, तो आंसर आपका कितना आ रहा है? 12। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छी खासी, और अपन ने क्योंकि सारी कैलकुलेशन करी है तो इसका जो आंसर आ रहा होगा वो आंसर आपका कितना आएगा? 12। अब अगर आपने कैलकुलेशन संभाल ली ना तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, बट ये सारा खेल पेशेंस का है, क्योंकि पहले आप सर्कल कॉर्ड निकाला, फिर उससे सर्कल निकाला, सेंटर और रेडियस निकाला, उससे लाइंस आई, लाइन को सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक बन गया, फिर आपने एरिया अंडर कर्व का कॉन्सेप्ट यूज़ करा, एरिया अंडर कर्व करके आपने AK इवेलुएट किया, दिस वाज योर AK निकलने के बाद देन देयर इज अ क्वेश्चन टू इवेलुएट लिमिट, फिर आपने लिमिट सॉल्व किया, तो एक्चुअली आपसे लगभग वो पूरी मैथ्स ही करवाने पे लग गया है, ठीक है। Now the third question, if θ1, θ2, θ3 are the distinct real values such that sin θ1 plus sin θ2 plus sin θ3 divided by sin of θ1 plus θ2 plus θ3, और ऐसे ही cos में लिखा हुआ है and that is given to you 2, और उसने बोला है कि इस भाई साहब की वैल्यू जो है वो लैम्डा है, और जब वो लैम्डा निकल जाएगा ना तो उस लैम्डा को यहाँ रख के इस लिमिट की इवैल्यूएशन करनी है। तो पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और जब ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आएगा तो आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो पहले कहानी देखते हैं उन्होंने दिया क्या है। उन्होंने हमें दिया सिग्मा, अगर आप ध्यान से देखें तो उसने मुझे सिग्मा साइन थीटा आई दिया है, या मैं इसको आई ना लिख करके ऐसे लिख देता हूँ, साइन θ1 दिया है। सिग्मा साइन θ1 का मतलब साइन θ1 प्लस साइन θ2 प्लस साइन θ3 डिवाइडेड बाय, नीचे उसने मुझे क्या दे दिया है? साइन ऑफ सिग्मा θ1 दे दिया है, समझ रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? उसने दिया है सिग्मा कॉस ऑफ θ1, कॉस ऑफ θ1 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय, और कॉस के अंदर ही सिग्मा लगा करके θ1 दे दिया है ना। आप आई लेकर के आई को एली 1 2 3 भी रख सकते थे, कोई दिक्कत है नहीं। अब एक रूल है, इस रूल को आई होप आप सब जानते होंगे कि अगर ए बी बराबर सी डी दे रखा हो, अगर ए बी बराबर सी डी दे रखा है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी प्लस सी डी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का सम यानी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है कि ए बाई बी अगर सी बाई डी के बराबर है तो ये वैल्यू ए बी प्लस सी डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर भी होती है। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट? दिस इज इक्वल्स टू, आपके पास आएगा सिग्मा साइन θ1 इंटू साइन ऑफ सिग्मा
थीटा 1, ये काम खत्म, प्लस ऐसे आएगा सिग्मा कॉस ऑफ थीटा 1 इंटू कॉस ऑफ सिग्मा थीटा 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर सिग्मा थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर सिग्मा थीटा 1, और दिस इज गिवन टू यू एज इक्वल टू 2, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों का रेशियो इसके बराबर होगा और ये रेशियो में 2 दे रखा है, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी तो 1 बन गया, और अगर आप इसको ध्यान से देखें ना तो ये जब इसे खोलोगे तो देखो मैं एक टर्म खोल के दिखा रहा हूँ, बाकी आप खोलेंगे साइन थीटा 1, और यहाँ आपके पास आ रहा है साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ऐसा एक टर्म आया होगा। ऐसे 3 टर्म खुलेंगे इसके। ऐसे इस वाले का टर्म क्या आएगा, प्लस करके मैं एक एक करके खोल दे रहा हूँ, कॉस थीटा 1, और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, है ना। ऐसे साइन के 3 टर्म खुलेंगे और ऐसे ही कॉस के भी 3 टर्म खुलेंगे। क्लियर। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो अगर ये ए और ये बी लिखा है तो कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी बेसिकली कॉस ऑफ ए माइनस बी होता है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 माइनस थीटा 1, तो बेसिकली ये थीटा 2 प्लस थीटा 3 आएगा। तो सिमिलरली अगला वाला जो आप खोलोगे क्या वो थीटा 1 प्लस थीटा 3 आएगा। तो इससे अगला वाला जो तीसरा खोलोगे वो आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस थीटा 3 एंड दैट इज इक्वल टू गिवन टू यू 2। और यही वो चाहता था कि इसकी वैल्यू बताओ लैम्डा की, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब लैम्डा 2 आया तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू लैम्डा यानी 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस यहाँ आ जाएगा रूट एक्स माइनस रूट 2। 2 डालने पर 0/0 बन ही रहा है। अब अगर ये 0/0 बन रहा है तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब ये वाला सवाल बेसिकली देखा जाए तो बड़ा सिंपल सा हो गया। यहाँ देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 एंड अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से मैंने क्या करा, रूट ऑफ एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे ब्रैकेट में बचा 1 प्लस रूट एक्स माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। और ये टर्म कैंसिल हो गए। तो क्या करा जाए, आगे सॉल्व कर लिया जाए फटाफट, है ना। तो अपना सवाल क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर बच गया आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2, नीचे आपके पास आ गया 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय, और नीचे आपके पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2, ठीक है। अब मैंने इसको रैशनलाइज कर दिया, फिर से नीचे वाले को रैशनलाइज कर रहा हूँ बस मैं। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 यही पड़ा हुआ है, 1 प्लस यहीं रहने दो, इसे रैशनलाइज करने से ऊपर मिलेगा एक्स माइनस 2, नीचे मिलेगा अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 और इनटू में आ जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 2। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ये वाला टर्म इसको काट के रूट एक्स माइनस 2 बनाएगा, और जब मैं लिमिट डालूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा रूट 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, और ये वाला टर्म 2 माइनस 2 पे 0, तो ये पूरा टर्म जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये 0 बन जाएगा, और आपका आंसर आ गया 2। तो जो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आंसर कितना है, 2। द राइट आंसर ऑफ दिस वन इज 2। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है क्या, लैम्डा प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 101 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, और म्यू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इफ एक्स इज लेस देन 0। कहा गया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और हमें इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है, ठीक है। तो अगर कंटिन्यूअस है ना तो LHL इसके बराबर आएगा, RHL भी इसी के बराबर आएगा। तो हम सबसे पहले LHL ट्राई कर लेते हैं। LHL के मैंने लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, LHL नहीं RHL निकाल रहे हैं अपन पहले, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस लैम्डा प्लस साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाय x आ गया। अब 0 प्लस पर ये क्वांटिटी h होगी ना, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट तो पूरा 0 होगा, एक्यूरेट 0, और नीचे h आएगा तो 0/h 0 ही हो जाएगा। तो आपका ये वाला आंसर आएगा लैम्डा, और यहाँ से मुझे पता चला कि लैम्डा को 101 के बराबर होना पड़ेगा ताकि फंक्शन आपका राइट कंटिन्यूअस हो जाए। सिमिलरली अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस निकालूं तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो आएगा म्यू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब आएगा।
ठीक है, अब ये ध्यान से सुनना कि अगर यह ध्यान से देखोगे तो sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब जो है वो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स में काउंट करते हैं हम जब हम सीरीज एक्सपेंशन करते हैं, और इसका आंसर आता था -1/6। यानी अगर x टेंडिंग टू 0 है तो ये आंसर देगा आपको -1/6। लेकिन ये आंसर दे कहाँ रहा है, GIF के अंदर दे रहा है। तो GIF -1/6 को देख करके क्या कहेगा कि भाई ये -1/6 को अप्रोच कर रहा है, तो GIF फटाक से उसको क्या बनाएगा, -1। तो म्यू -1 आ जाएगा आपका 101, तो म्यू बराबर हो जाएगा 102। अब मेरे पास लैम्डा आ गया और म्यू आ गया है। तो मेरे पास जब लैम्डा और म्यू आ गए हैं तो मेरा सवाल बना लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 101 लैम्डा की वैल्यू की होल पावर n प्लस 102 की होल पावर n की होल पावर 1/n। अब मैंने क्या करा क्वेश्चन में, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी लिया और 102 को बाहर खींचा, तो 102 तो बाहर आ गया यहाँ पे, और यहाँ बन गया 1 प्लस 101 अपॉन 102 की होल पावर n की होल पावर 1/n। ठीक है बेटा, 102 तो लिमिट से बाहर हो गया फटाक से, और ये आ गया लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और 102 यहाँ है, सॉरी 102 तो मैंने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 101 अपॉन 102 की होल पावर n की होल पावर 1/n। अब देखो 101/102 जो है वो 1 से छोटा नंबर है, छोटा नंबर है तो इन्फिनिटी डालोगे तो ये नंबर 0 हो जाएगा, तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। अब 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व कैसे करते हैं कि पहले जो ऊपर है वो नीचे आएगा, तो 102 को यहीं रहने दो, और जो नीचे वाला है वो e की पावर में जो भी आंसर देगा, तो e की पावर में लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी चलेगा, ऊपर वाला तो नीचे आ गया यानी 1/n हो गया, नीचे वाला -1 हो गया यानी 101 डिवाइडेड बाय 102 की होल पावर n हो गया। तो 102 इंटू ई की पावर में लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 101 अपॉन 102 की होल पावर n डिवाइडेड बाय n आ गया। अब 101 अपॉन 102 की पावर n 0 बनेगा, है ना, क्योंकि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और नीचे इन्फिनिटी है तो 0/इन्फिनिटी तो वैसे भी 0 ही बनेगा। तो ये 0 बना तो e की पावर 0 1, तो आपका जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 102। तो दिस लिमिट विल बी इक्वल्स टू 102।